ऑन हो गया? हाँ। देखो, तुम लोग का जो चैप्टर है मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये चैप्टर इसलिए डिले हुआ हम लोगों को करने में क्योंकि बोतल गलत जगह में रखा हुआ है। रख दो उसको वहाँ पे, सबसे कॉर्नर में लिटा के रखा। हाँ, बस। तो ये चैप्टर इसलिए डिले हुआ हम लोग का क्योंकि ये थ्योरी चैप्टर है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, पहले चीज़ों को समझेंगे और फिर कुछ चीज़ें हम लोग को, अब कैसे करोगे ये बताओ, वहाँ रखोगे तो वो फिर गिरेगा। नहीं नहीं, तुम उसमें रखो ना, क्या हो गया, नीचे नहीं रखा जाता है बोतल, ये वो चीज़ है। यहाँ देखो, मैंने अकल नाम की चीज़ है भी या नहीं है? कोई बात नहीं, साफ हो जाएगा, चेयर बहुत दिन से गंदा हुआ पड़ा है। वाई टू वरी यार, पानी ही तो है। हाँ। तो हम लोग को इस चैप्टर के अंदर में थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है कि अगर हम इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि ऐसी मूवी जिसको देखने के लिए गए तो हो लेकिन वहाँ से उठने का मन कर रहा है, क्योंकि थ्योरी चैप्टर्स ऐसे ही होते हैं। मैथ्स में थ्योरी चैप्टर तभी इंटरेस्टिंग हो सकता है जब उसमें जो कंटेंट है वो तुम्हें समझ में आ सके, अदरवाइज वो लगेगा कि अभी ये क्या है, ये बकवास क्या चल रहा है, इसमें कैलकुलेशन तो कुछ करना नहीं है, कुछ भी बोलते हैं ये और हम लोग मान लेते हैं। तो वैसा नहीं हो। नॉट अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री में तो फैक्ट्स है ना। मैथ्स में क्या हो जाता है ना कि अगर तुम चीज़ों को विजुअलाइज कर पा रहे हो, उसमें कुछ एक्शंस कर पा रहे हो तब तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो लगेगा कि अभी ये चल रहा है कि हमें रटना पड़ेगा इसको, मैथ्स को भी अब हिस्ट्री की तरह रटना पड़ेगा, वैसा फीलिंग आने लग जाएगा। तो पिछले साल तुम्हारा एक चैप्टर हुआ करता था, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो 11th क्लास में पढ़ा था वो सपोज कर लो तुम्हारा पार्ट 1 था, तो आज इसका पार्ट 2 हम लोग को देखना है। इसमें दो अलग अलग चीज़ें रख लेंगे, अभी रिलेशन और फिर बाद में फंक्शन। तो सबसे पहले रिलेशन होता क्या है, तो थोड़ा सा इसका पहले बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछले साल एक चैप्टर पढ़ा था सेट थ्योरी, याद होगा तुम लोगों को, सेट थ्योरी। ये तो मेरे साथ ही किया हुआ है तूने। सेट थ्योरी में क्या होता था, दो सेट होते थे, उनको हम लोग कई बार क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, उसका कभी यूनियन कर लेते थे, कभी इंटरसेक्शन कर लेते थे। ये सब याद है कुछ? जैसे मान लो ऐसे अगर मैं लिखता हूँ तो ये सब याद है। तब सेकेंड चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तो ये काम हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स। इसको बड़ी ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास में एक सेट है जिसके अंदर में लिखा हुआ है 1 2 एंड 3, और एक दूसरा सेट है जिसमें लिखा हुआ है 4 एंड 5। अब अगर मुझे ए इंटू बी करना है तो मुझे लिखने पड़ेंगे इसको एक ब्रैकेट में डाल के ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है, जैसे अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट राइट 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये पिछले साल की बातें बता रहा हूँ, जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर। तो ये ए इंटू बी, अब तुमने ये क्या किया है, रिलेशन लिखा है फ्रॉम ए टू बी, जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट्स एक बार काउंट करना, जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, 6। तो तुम इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर तुम्हारे पहले सेट के पास 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट के पास 2 एलिमेंट्स हैं, एम इज फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट एंड एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड सेट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू m इंटू एन, जो कि हमारे इस वाले केस में 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। और वो 6 कौन कौन से है, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर हम लोग लिखते हैं तो इसका जो फर्स्ट वाला होता है उसको हम लोग x कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं और जो सेकंड वाला उसको y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो डोमेन अगर तुम लिख रहे हो a इंटू बी का तो दैट इज ऑलवेज द x कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट के नाम पे यहाँ क्या मिलेगा हमें, 1 2 एंड 3। हाँ बोलो। और रेंज जो है ए इंटू बी का दैट विल बी योर वाई कोऑर्डिनेट, तो वो क्या है अपना यहाँ पे 4 एंड 5। इतनी बातें हम लोग पिछले क्लास में कर चुके। क्या डोमेन किसको बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को, और रेंज किसको बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को। तो वो हमने वहां पे लिख दिया। हमें क्वेश्चन में क्या होगा, एक रिलेशन खुद बनाना पड़ेगा वहां से। वो तो इस क्वेश्चन में ऐसा हो गया ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी ए और बी डिफाइन किया हुआ था। अभी आगे जाके कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें तुम्हारा कोई सेट डिफाइन नहीं होगा। वेट फॉर द क्वेश्चन। अभी तुमको सिर्फ ये समझना है कि हमने दो सेट को मल्टीप्लाई किया, उसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स हमने लिखे, इन एलिमेंट्स को ही हम लोग बोलते हैं कि ए इंटू बी के ये ऑर्डर्ड पेयर्स। एक तरह से हमने अभी ए और बी के बीच में रिलेशन भी लिख दिया है। तो इस रिलेशन के अंदर ये जो 6 एलिमेंट्स आए हैं, इनमें हर एलिमेंट का जो
एक्स कोऑर्डिनेट है वो होता है डोमेन, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो होता है रेंज। अभी सिर्फ इतनी सी बात को पहले समझेंगे। हाँ बोलो। तुम चाहते हो मैं 2 बार लिखूं? नहीं नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो ना। जैसे सपोज कर लो कोई नंबर रिपीट होने लगता है, तो क्या हम उसको बार बार लिखते रहेंगे या एक बार लिखेंगे तो भी चल जाएगा? जैसे मान लो तुमको स्पोर्ट्स में भी प्राइज मिला, गेम्स में भी, म्यूजिक में भी प्राइज मिला, डांस में भी प्राइज मिला, ठीक है, तो तुम्हारा नाम जो है वो तो एक ही है ना, या तुम इंसान 3 अलग अलग जगह में जाओगे प्राइज लेने के लिए? तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। हमें यहाँ पे ये समझना है कि हो सकता है कोई एलिमेंट 2 बार आ जाए, लेकिन उसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाँ वो 1 है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि हमें वहां पे रिपीट नहीं करना, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तुमको वो वाली बातें लिखनी है जो एक बार। अब तुम इसको 2-2 बार लिखोगे तो क्या बदल जाएगा? 1 to 3 तो है ना, चेंज थोड़ी ना होगा। ये चीजें समझ में आ रही है कुछ? मतलब मैं अभी तक जो बातें बोल रहा हूँ तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुमको वैसे भी समझ में आ गई होगी, लेकिन रिलेशन बनाते कैसे हैं और उसके जो टाइप्स होते हैं वो इस साल हम लोग को सिखाया गया। तो हम लोग का जो आज का फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो तुम्हारे बुक का 12वीं क्लास के बुक का पहला एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर का, दैट इज डीलिंग विद टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है रिफ्लेक्सिव, ये नाम सब याद रखना है। फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। हाँ तुमको कैसे पता? हाँ, और एक होता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का अपना कुछ नहीं होता, मतलब तुम ये कह लो कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है वही तुम्हारा इक्विवेलेंस। और तुम्हारे बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वहां पे हो सकता है इक्विवेलेंस उसने बताया नहीं हो, मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ। आराम से बैठो, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो ना। ट्रांजिटिव क्या था वो तो मैं भी बताऊंगा, मैं जो इक्विवेलेंस बता रहा हूँ मैं उसमें क्या बता रहा हूँ कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो वो इक्विवेलेंस है, अदरवाइज इक्विवेलेंस तो है ही नहीं। वो कोई भी एक कट जाएगा तो नहीं होगा। लेकिन ये प्रूफ कैसे करोगे कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं? इसके कुछ लॉज होते हैं, वो हम लोग को पहले समझना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ बस 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 वही सीखने वाले, वही सीखना है तुम लोग को कि कैसे पता करते हैं। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि तुम्हारे पास ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, देन देयर मस्ट बी बी कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर। ये सब क्वेश्चन के थ्रू ही समझोगे, अभी सिर्फ डेफिनेशन को समझो। वो जब हम लोग फॉर्म करेंगे ना तब वहां पे हम लोग खुद ही देख के बता देंगे कि देखो यहाँ ए बी भी है, बी ए भी है, इसलिए ये सिमेट्रिक है। यहाँ पे ए है, बी बी है, सी सी है। ठीक है ना, वो अब तुम क्वेश्चन जब देख करोगे तभी पता चलेगा। इनके सिर्फ डेफिनेशन अभी मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर दूंगा। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, आर हियर स्टैंड्स फॉर रिलेशन, तो फिर क्या होना जरूरी है इसको ट्रांजिटिव होने के लिए? ए सी। यहाँ पे ऑर्डर बहुत मैटर करेगा। अगर यहाँ से ए ले रहे हो तो यहाँ से सी लेना है। अगर सी कॉमा ए लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। पहले इसको दिमाग में बैठा लो। रिफ्लेक्सिव वर्ड क्या है? रिफ्लेक्सिव वर्ड आता है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं मिरर के अंदर देख रहा हूँ तो जो इंसान दिखेगा वो कौन होगा? मैं होऊंगा या कोई और होगा? दैट्स वाई यू कैन से दिस इज मैं, ये मेरा इमेज, तो वो हमेशा सेम आएगा। तो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं उसके लिए क्या जरूरी है कि तुम्हारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो सेम हो जाए। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या है कि अगर ए कॉमा बी है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तब जाके वो सिमेट्रिक होगा। मतलब तुम किसी को फ्रेंड कह रहे हो तो वो भी तुमको फ्रेंड कहेगा, तब जाके वो सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे एक समझना, ये क्वेश्चन इस तरह से ही आते हैं। अब मान लो नैना और स्पर्श अच्छे फ्रेंड है। अब इसको समझना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल ही मैं दे रहा हूँ। और स्पर्श और खुशी बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो क्या ये जरूरी है कि नैना और स्पर्श की दोस्ती हो? नैना और खुशी की दोस्ती हो ऐसा जरूरी है? नहीं है। तो ये यहाँ पे जब अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि इज फ्रेंड ऑफ इज विच टाइप ऑफ रिलेशन, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है इज फ्रेंड ऑफ, ऐसे लिखा होगा इज फ्रेंड ऑफ। हाँ ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन है, अभी बुक में करोगे तो अभी देखोगे वहां पे क्वेश्चन सब। हाँ बस बस, तो ये दे दिया इन जनरल इज फ्रेंड ऑफ इन सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है। अब सोचो रिफ्लेक्सिविटी को अगर मैं चेक कर रहा हूँ, अब रिफ्लेक्सिविटी में तो कोई दूसरा आदमी आ ही नहीं सकता। तुम खड़े हो गए मिरर के सामने, तो तुम मिरर के अंदर जो आदमी दिख रहा है वो तुम्हारा दोस्त है या नहीं है? या तुम अपने आप को अपना दुश्मन बोलते हो?
हाँ तो होगा ही होगा, तो रिफ्लेक्सिव हमेशा ट्रू होगा। अब तुम बोल रहे हो कि नैना मेरी अच्छी दोस्त है, तो तुम क्यों बोल रहे हो नैना मेरी अच्छी दोस्त है, वो उसको मानती होगी, तो खत्म हो गया, सिमेट्रिक भी है। लेकिन जब तीसरे वाले में आ रहे हैं तो वहां पे वो प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं नहीं, घुसी नहीं आ रही, तो कोई भी ABCD XYZ कोई भी हो सकता है, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हुआ कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इसी तरह से नंबर्स को लेके भी क्वेश्चंस बनेंगे, और वही हमारा मेन जो पेपर में आता है। पहले ये बताओ, ये चीज समझ में आ गई है? क्योंकि ये मैं तुम लोग राइटिंग में अभी दूंगा अलग तरीके से, क्योंकि ये बातें अब मैं तुमको जो मैं बताया हूँ इसको अभी राइटिंग में दिखाता हूँ एक और तरीके से। मैंने कुछ वो बना के रखा था PDF, तो उसको निकाल लेता हूँ थोड़ा सा, उससे शायद और बेटर वे में तुम्हें समझ में आ जाए। तुम लोग अगर पूरा ध्यान यहाँ रखोगे तो चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आते जाएगी, नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब एक बार इसके थ्रू समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये तुमको शायद ऐसा लगेगा कि हाँ ये बढ़िया है, लेकिन जो मैंने बताया वो इसी के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखते हुए जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। मैं यहाँ से पढ़ते जा रहा हूँ, तुम लोग भी पढ़ने की कोशिश करो कि जो मैंने बोला है क्या वही है, या उसमें थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज उसने यूज किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन एम्प्टी? ये तो मालूम हो, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो, होते हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन एम्प्टी। तो अब अगर मान लो तुम यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट कोई भी ले रहे हो ए, एंड यू आर सेइंग आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। यही बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। सिमेट्रिक रिलेशन दिखाने के लिए क्या दिखाना है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन इट इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू ए। और सबसे लास्ट में ट्रांजिटिव के लिए जो मैंने बोला, a comma b belongs to r, b comma c belongs to r implies a comma c belongs to r for all abc belonging to a। अब यहाँ से उसने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसको तुम्हें समझना है। अगर ये समझ जाओगे तो आधी चीज़ें यही हो जाएंगी, बाकी आधी हम लोग करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करो। चलो अब बताओ, यहाँ पे सबसे पहले जो एग्जाम्पल आ रहा है वहाँ पे उसको ज़रा समझने की कोशिश करो। पहले पहला वाला पढ़ो। Let A be the set of all students of class 12 in a co-educational school and R is the relation have same sex on A। अब बताओ, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। सेम सेक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम सेक्स? मतलब या तो तुम बॉय हो या फिर गर्ल हो, दैट्स इट। और इसमें क्या, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है, जैसे अगर तुम खड़े हो अपने आप से कंपेयर कर रहे हो तो यू बोथ आर हैविंग सेम सेक्स। एंड नाउ इफ ए एंड बी हैव सेम सेक्स, अगर तुम कह रहे हो तो बी एंड ए भी सेम। अब A and B have same sex, B and C also having same sex, तो A and C same sex के हुए या नहीं हुए? तो ये जो रिलेशन हुआ, ये जो भी क्वेश्चन हुआ, हैव सेम सेक्स ऑन ए फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, ये तुम्हारा क्या बन गया, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, तीनों हो गए। हाँ देख लो, ठीक है, डन है। अब नेक्स्ट करते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ड्रॉन इन अ प्लेन एंड आर इज द रिलेशन इज सिमिलर टू। अब बताओ, क्या हर ट्राइंगल खुद के साथ सिमिलर होता है? अगर मैं बोल रहा हूँ कि पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ सिमिलर है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा ट्राइंगल पहले ट्राइंगल के साथ सिमिलर होगा ही होगा। उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कह रहा है कि अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से सिमिलर है और दूसरा ट्राइंगल तीसरे से सिमिलर होगा ही होगा, तो ये भी तुम्हारा क्या हुआ, तीनों हो गए। अब नेक्स्ट वाले में आओ।
लेट ए इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन इन अ प्लेन एंड आर इज द रिलेशन इज परपेंडिकुलर। तो अब वो तुमको बोल रहा है कि इज परपेंडिकुलर जो है वो तुम्हारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। अब ये बोलो कैसे, वो क्यों बोल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है? सोचो इसके बारे में जरा। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मान लो ये है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, अब इसके सामने तुमने मिरर रख दिया, मिरर ऐसे दिखाते हैं, वो इसके पैरेलल आएगी। तो ये सीधा सीधा लिख रहा है कि सिंस अ स्ट्रेट लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ दैट मींस ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक में अगर तुमने बोल दिया कि तुम्हारे ये दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, तो अगर ए बी सी डी के साथ परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि सी डी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो वही बात को उसने लिखा है फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए। ट्रांजिटिव के लिए अब सपोज कर लो, इसी फिगर को कंटिन्यू कर लेते हैं। ए बी को तुमने सी डी के साथ परपेंडिकुलर बोला था, अब यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर लो से ई एफ। हाँ क्योंकि तीन लाना है ना, A इज परपेंडिकुलर टू B एंड B इज परपेंडिकुलर टू C। ए बी सी डी के साथ परपेंडिकुलर है और सी डी ई एफ के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइंस फिर क्या हो जाएंगे? ये कैसे परपेंडिकुलर दिख रहे हैं तुम्हें? परपेंडिकुलर, ये पैरेलल हो जाएंगे। हाँ, टू लाइंस परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो इनफैक्ट A इज पैरेलल टू C, वो बोल तो रहा है, तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तुमको रियल लाइफ सिचुएशन भी दे सकता है, नंबर्स देगा, नंबर्स ज़्यादा आसान होते हैं एज कम्पेयर टू रियल लाइफ सिचुएशन, क्योंकि उसमें हमें वो देखना होता है, वो धीरे धीरे सारे आ जाएंगे। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। नॉट रिफ्लेक्सिव ऐसे हुआ क्योंकि अगर कोई लाइन को तुम मिरर के सामने रख दोगे, सपोज ये है लाइन, इसको तुमने मिरर के सामने रखा तो वो तो स्ट्रेट आएगा ना, परपेंडिकुलर होने के लिए उसके साथ 90 डिग्री थोड़ी ना बन रहा है। हाँ, यही क्वेश्चन को अगर मैं पैरेलल के लिए कर दूँ, आप सोचो तीनों ही हो जाएंगे फिर तो, खुद एक लाइन खुद के साथ पैरेलल होनी ही होनी है। अब अगर तुम दो लाइंस को आपस में पैरेलल कह रहे हो, L1 इज पैरेलल टू L2, तो L2 तो पैरेलल टू L1 होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा अभी बताते हैं। L1 अगर L2 के साथ पैरेलल है और L2 L3 के साथ पैरेलल है तो ये होगा। ये तुमको अब देखो, ये पूरा का पूरा तुम्हारा इमेजिनेशन पे काम कर रहा है। रियल लाइफ सिचुएशन इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर इमेजिनेशन। नंबर्स पे फिर भी थोड़ी मैथ्स लग सकती है, लेकिन बाकी सब चीज़ों में तुम्हारा ये चल जाएगा। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, ये वर्ड तुम्हारे बुक में यूज नहीं किया, लेकिन मैं ये समझा चुका हूं कि अगर तुम्हारा ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो फिर उसको हम लोग इक्विवेलेंस बोलते हैं। बस इसके लिए और कोई अलग से एग्जांपल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सीधा बुक के कुछ क्वेश्चंस को पहले करेंगे खुद से, उसके बाद उसको सॉल्यूशन के साथ में चेकआउट करेंगे। अभी फिलहाल सारी चीज़ें सॉल्यूशन में नहीं देखनी, ऐसा बना हुआ है, वो बाद में देख लेंगे। चलो अब हमने अगली स्लाइड में चलते हैं। लाओ मुझे एक बुक दे दो और मैं क्वेश्चंस कोशिश करूंगा यहाँ बताते हुए जाऊँ तुम लोग को। एक टाइम के बाद जरूरी नहीं कि तुम सारे क्वेश्चंस करोगे तभी इंसान बनोगे, कुछ क्वेश्चंस कर लोगे तो समझ में आने लगेगा कि चल क्या रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार रीड करो, स्पर्श एक बार फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना, क्योंकि इसके 6-7 पार्ट्स बने हुए हैं, 5 पार्ट्स बने हुए हैं। हाँ पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिटिव, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट तुमको क्या कर रहा है, एक सेट दे रहा है। उस सेट के अंदर में टोटल 14 नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर्स हैं, और उसने रिलेशनशिप तुम्हें खुद बनाने के लिए बोला है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। जब तुम ये रिलेशन लिख लोगे तो तुम्हें खुद दिखने लगेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। एक सेकंड, कैसे? सपोज कर लो x की वैल्यू मैंने ली 1, तो बताओ y क्या लेने पे वो 0 बनेगा? 3। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर इसका आ गया 1,3, जैसा कि मैंने बताया था। अब दूसरी एलिमेंट लोगे 2, बोलो y क्या लेगा? 6। तो दूसरा आ गया 2,6। अब तो समझ में आ रहा है। अब 3 लिया तो y क्या लेगा? 9। तो अगला क्या बन गया? 3,9। x को 4 दोगे, y क्या लेगा? 12। तो अगला बन गया 4,12। अब इसके आगे तुम नहीं जा सकते क्योंकि उसने फर्स्ट 14 में से ही बोला है। तो तुम बोलोगे सर 5 ले लो, अरे 5 लोगे तो 15 आ जाएगा, 15 तो इसके अंदर नहीं है ना, तो फिर ये यहाँ पे रिलेशन खत्म, ये तुमने इसको लिख दिया। अब जरा जल्दी जल्दी देख के बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों सेम होने चाहिए, एक भी एलिमेंट इसमें ऐसा नहीं है जिसमें दोनों सेम है, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, शायद शायद वायद कुछ नहीं है, आराम से देखो पहले। सिमेट्रिक में अगर 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, 2,6 है तो 6,2 होना चाहिए, 3,9 है तो 9,3 होना चाहिए। कहाँ है?
सिमेट्रिक के लिए तुम्हें कोई भी जगह इसका उल्टा वाला दिख रहा है, किसी का भी उल्टा वाला? सिमेट्रिक का तो यही रूल होता है ना, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव एक बार चेक कर, रेशियो नहीं देखा जाता है, एलिमेंट इटसेल्फ, ठीक है। अब जल्दी से बताओ ट्रांजिटिव है क्या? देखो, हाँ ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था मैंने? 1 3 लिया, 3 9 ले लिया, चलेगा, लेकिन फिर 1 9 होना चाहिए था। हमने क्या डिस्कस किया था ट्रांजिटिव के लिए कि अगर ए बी है और बी सी है तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए? ए सी। मैं यहाँ पे ए बी ढूंढ लिया, बी सी भी ढूंढ लिया, लेकिन क्या 1 9 आया? नहीं आया, तो फिर ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब बताओ कुछ समझ में आ रहा है? बस इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, वो राइटिंग इसको थोड़ा लिख के दिखाना पड़ेगा टीचर को थोड़ा सा। अरे ये मैंने जो बताया है तो रफली लिख बताया है, इसको थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड्स में पिरो के अगर लिखना पड़े, जो अभी मैं दिखा रहा था वो सारे में ऑलरेडी है, अगर तुम अपने लैंग्वेज में लिखोगे टीचर ज़्यादा इंप्रेस होगा, तो जो ज़्यादा अच्छा है। चलो नेक्स्ट वाला देखें फिर, इसी का सेकंड पार्ट है, पढ़ो एक बार जल्दी से कोई एक। हाँ पढ़ो। इज द नहीं, इन द एन ऑफ नेचुरल नंबर, थोड़ा जल्दी कर लो। हाँ नहीं नहीं नहीं, सुनो, इसको ना पढ़ने का एक तरीका होता है, गंवारों जैसे मत पढ़ो। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, जब हम ये ब्रैकेट बनाते हैं तो इसको बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई। डबल डॉट का मतलब होता है सच दैट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, और फिर कंडीशन क्या डाल दिया है, x इज लेस देन 4। बनाओगे इसको थोड़ा, बोलो x की वैल्यू, और ध्यान रखना सेट तुम्हारा जो है इस बार जो है ए सेट, या यू कैन से इस बार जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो नेचुरल नंबर्स को ले रहा है। एक सेकंड पहले ये डिफाइन कर देना कि इस बार वो पुराना वाला सेट नहीं है 1 to 14 वाला, इस बार सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। एक सेकंड, 0 से कैसे स्टार्ट होंगे? 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो हाँ बोलो क्या क्या आएगा? x 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, करस्पॉन्डिंग y लेना, y बताते जाओ तीनों के केस में। हाँ 6, ठीक है, 7 8, खत्म। तो तुम्हारा रिलेशन क्या बन गया बताते जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से देख के बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। सिमेट्रिक है? नहीं है। ट्रांजिटिव है? तीसरा क्वेश्चन ये बढ़िया है, इसमें ऑलरेडी उसने एक सेट दे रखा है, उसी के अंदर से एलिमेंट्स लेने हैं, ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6। आर क्या है तुम्हारा? इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। अब जरा ये थोड़ा सा पहला क्वेश्चन आया जहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं इसके अंदर 1 1 लिख सकता हूँ? क्योंकि 1 1 जब तुम लिखते हो तो तुम ये बोल रहे हो कि 1 इज डिविजिबल बाई 1। 2 2 भी लिख सकते हो, 3 3 भी लिख सकते हो, 4 4 भी लिख सकते हो, 5 5 भी लिख सकते हो, 6 6 भी लिख सकते हो। तो अब ये क्लियरली दिख रहा है मुझे कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब ये भी खत्म नहीं हुआ, ये तो तुमने सारे लिख दिए। अब बताओ ऐसे नंबर जिनका मैं यहाँ पे लिखूं, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि सेकंड नंबर इज डिविजिबल बाय फर्स्ट नंबर। हाँ तो बोलो, क्या मैं यहाँ पे सेकंड नंबर इज डिविजिबल बाय फर्स्ट नंबर मतलब 1 2 लिख सकता हूँ? अब सोचो, क्या 2 इज डिविजिबल बाय 1 होता है? क्या हुआ? तो फिर नो क्यों बोल रहे हो? अच्छा 1 3 भी लिख सकता हूँ, फिर तो 1 4 भी लिख सकता हूँ, 1 5 भी लिख सकता हूँ, 1 6 भी लिख सकता हूँ। अब रुक जाओ एक सेकंड, अब नेक्स्ट बताओ कौन से लिख सकते हैं, क्योंकि सारे लिखने। हाँ y इज डिविजिबल बाय 2 इज डिविजिबल बाय 1 3 इज डिविजिबल बाय 1। अब इस तरह से और बताओ, 2 का स्टार्ट करते हैं अब, 2 4 लिख सक 2 6 लिख सकते हैं, बस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा ये। 3 6 और फोटो कैसे होगा? और है क्या देख लो अच्छी तरह से, और तो नहीं आ रहा, बस इसको आप बंद कर दो। ये टोटल आ गए। तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि सिंस ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव इट्स इमेज सेम। हाँ बोलो। हाँ हाँ, रिफ्लेक्सिव के लिए सारे होने चाहिए, है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे एलिमेंट्स के बन गए ना, मेन सेट का, ठीक है। अब इसमें तुम एक भी ढूंढ के दिखाओ जो मैंने अब बोला, जैसे 1 2 है, 1 2 का उल्टा है 2 1 है क्या? नहीं है। 1 3 है क्या? 3 1 है? नहीं है। 1 4 है, 4 1 है? नहीं है। 1 5 है, 5 1 है? नहीं है, कोई भी नहीं मिल रहा।
तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव बताओ। 1 1 नहीं। अब मैं ढूंढ के दिखाऊं ट्रांजिटिव? ढूंढो, है इसके अंदर इसलिए कह रहा हूँ, ढूंढो। 2 2 के साथ सेम कर दे रहे हो ना फिर तो। नहीं, मैंने क्या रिलेशन दिया था कि ए कॉमा बी बी सी के साथ होगा तो फिर होना चाहिए ए एंड सी। हाँ बताओ। एंड देन व्हाट एल्स शुड बी देयर टू प्रूव इट ट्रांजिटिव? तुम तो सिर्फ ये और ये बता रहे हो ना, है क्या? ठीक है, मैं तुमको दो दिखाता हूँ। एक तो हुआ 1 2 2 4 एंड 1 4। एक तुमने बता दिया 1 2 2 6 एंड 1 6। तुम्हें कोई भी एक दिखाना था, कोई भी लिख लो, जो तुमने बोला वही लिख देते हैं। 1 2 है, 1 2 का मतलब क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर है, ऐसे लिखना पड़ता है। सेकेंड 2 6 बिलोंग्स टू आर है, मतलब बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होना चाहिए? 1 6 मस्ट बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। और जब ऐसा हो रहा है तो फिर ये ट्रांजिटिव। आंसर क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आया? क्लियर हुआ? मैंने बोला था नंबर्स वाले भी आएंगे। क्लियर है ये? समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट आ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में। उसमें उसने पहले ही बोल दिया है कि तुम्हारा जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ सब कुछ आ गया, जीरो भी आ जाएगा। और रिलेशन क्या है? एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब देखो, ये तो तुम्हें मालूम ही है कि रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए वी हैव टू टेक बोथ द एलिमेंट्स सेम। तो अगर मान लो मैं 1 1 ले लेता हूँ, 2 2 ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो सेम ही लेना है ना, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा क्या वो हर बार जीरो के इक्वल होगा? यू कैन ऑल्सो से एक्स माइनस एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। तो जीरो इंटीजर होता है क्या? होता है। तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब जरा जल्दी से बताओ, सिमेट्रिक के लिए अगर मैंने 1 2 लिया तो 1 माइनस 2 कितना होता है? और अगर मैंने इसको उल्टा करके 2 1 लिखा तो 2 माइनस 1 कितना होता है? क्या माइनस 1 और 1 दोनों इंटीजर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो सिमेट्रिक भी होगा ये। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ नहीं? क्या बोल रहा है? तुम्हें और कोई वैल्यू तो नहीं दिखा रही, तुम्हें इंटीजर प्रूफ करना है। इंटीजर इज एवरी नंबर। क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव के लिए बोला था। एंड मोर ओवर इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या कह रहा है कि जब तुम ये कंडीशन डाल रहे हो कि दोनों को सेम कर रहे हो तो उनका जो डिफरेंस है दैट शुड बी एन इंटीजर। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इसलिए तो बार बार पूछ रहा हूँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव इज योर सेम वाला, सिमेट्रिक में उल्टा वाला। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में आते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 2 3 एंड 1 3। तो पहले बताओ 1 माइनस 2 कितना होता है? क्या ये इंटीजर है? बिलोंग्स टू जेड कर देते हैं। 2 माइनस 3 कितना होता है? -1, दैट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू जेड। अब 1 माइनस 3 कितना होता है? -2, ये भी बिलोंगिंग टू जेड। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव भी है। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन पूछा होता कि क्या ये इक्विवेलेंस है तो इसका आंसर हो जाता यस इट इज इक्विवेलेंस। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या लिखेंगे कि इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कुछ आया समझ में? अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि रियल लाइफ सिचुएशन है, ज्यादातर उसमें रियल लाइफ सिचुएशन है। फर्स्ट पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब यहाँ पे सारे ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। और रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अब जल्दी से बताओ, जब मुझे इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है तो मेरा जो इंसान होगा वो दोनों तो सेम ही है। मैं अपने वर्क प्लेस में काम कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी वर्क प्लेस में काम कर रहा हूँ, मैं अपना चेंज, मैंने रिफ्लेक्शन, जो मेरा जो रिफ्लेक्शन हो वो भी मेरे वर्क, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब बताओ, तुम और स्पर्श, तुम और स्पर्श, नैना और स्पर्श अगर एक वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं तो स्पर्श और नैना भी एक ही वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं। एक्स एंड वाई आर टू पर्सन्स, दे आर वर्किंग एट द सेम प्लेस, तो वाई एंड एक्स विल ऑल्सो बी वर्किंग एट द सेम प्लेस। अब एक्स और वाई, अब एग्जाम्पल अपने हिसाब से ले लो। नैना और स्पर्श अगर एक जगह में, स्पर्श और एक्स वाई खुशी एक जगह में, तो नैना और खुशी भी एक जगह में ही हुए। तो फिर रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी आ गया समझ में?
अब कुछ तो ऐसे ही बता दो, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, बात तो वही हो गई। सेम 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 लोकेलिटी करो, तुम और वो सेम लोकेलिटी, तुम और खुशी सेम लोकेलिटी, तो सेम लोकेलिटी में ही रहोगे ना। अच्छा नेक्स्ट वाला बताना, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स आया इसके अंदर में, थर्ड पार्ट में। रिलेशन क्या है, x और y दो इंसान है, सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। पता बड़ा कौन है, एक सेकेंड, बड़ा कौन हुआ, x या y? तो सीधा लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 7, ऐसे करके सोच लेते हैं। तो खुद कोई इंसान अपने से 7 सेंटीमीटर टॉलर तो हो ही नहीं सकता, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। सिमेट्रिक में अगर तुम मान लो तुम उससे 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो वो तो नहीं बोल सकती ना कि वो भी तुमसे 7 सेंटीमीटर टॉलर, तो ये भी गलत हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि तुम उससे 7 सेंटीमीटर टॉलर है और खुशी तुमसे 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो उन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस आ गया, चौथा का, तो फिर ये भी नहीं है। आ गया समझ में ये, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम खड़े हो गए, तुम किसी के वाइफ हो गए, तो मिरर के सामने जो खड़ा है वो तुम्हारा वाइफ तो नहीं हो सकता ना, वो तो तुम खुद हो। अब तुम बोलोगे कि मैं किसी एक्स वाई जेड की वाइफ हूँ, तो वो तो नहीं बोलेगा कि मैं इसकी वाइफ हूँ, तो वो तुम्हारा क्या हुआ, हस्बैंड हुआ ना। अब नैना मान लो तुम्हारी वाइफ है, अब तीसरा एक कोई बोल रहा है कि वो, अब ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा, समझ में आ गया ना, इसको लिख के नहीं बता सकते, इसको बस अपने तुम वर्ड्स में डालो। अच्छा ये वाला बताओ, एक्स इज फादर ऑफ वाई, कैसे तुम अपने बाप बन जाओगे, ये तीनों ही गलत हो जाएंगे इसमें भी। अब जैसे तुम खड़े हो गए मिरर के सामने, तो यू कैनॉट बी योर ओन फादर, ठीक है, एंड इफ यू आर सेइंग दैट मिस्टर एक्स वाई जेड इज योर फादर, देन दैट मिस्टर एक्स वाई जेड इज योर फादर, दैट मीन्स यू कैनॉट बी द फादर ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड। और अगर तुम अपने पापा को पापा बोल रहे हो, तो पापा के जो पापा हुए वो तुम्हारे क्या होंगे फिर, दादो, तो फिर खत्म हो गया। तो ये बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, लास्ट के जो दो निकले वो बिल्कुल भी कुछ नहीं निकले, ठीक है। तो अब एक बार इसकी वर्डिंग्स चेक करते हैं कि ये किस तरह से चाहता है कि तुम लिखो, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाएगा। मैं तुमको बोल तो रहा हूँ कि इस तरह से बात बन जाएगी, लेकिन एक बार थोड़ा सा उसको देखते जाओ कि वो कैसे चल रहा है, वो काम उसका कैसे चल रहा है। चलो ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। ये क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 1 2 3 4 5 डिस्कस कर लिया। अब जल्दी से आते हैं और यहाँ से, हाँ सारा देखो, सारा देखो, देखो उसने उसने जो वर्डिंग्स यूज की, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, तो उसमें वो क्या कर रहा है, वो कहीं पे एग्जांपल ले लेता है, कहीं पे कुछ भी कर लेता है, वो तुमको खुद सोचना है। हमने जैसे इस क्वेश्चन को अभी जब किया था, तो क्या किया था, सेम सेम वैल्यू ले ली थी, उसने भी वही किया है, लेकिन उसने ना थोड़ा सा वर्डिंग्स थोड़ी सी अलग रखी है। ये देखते जाओ, सारे ही हैं इसके अंदर में, हाँ देखते जाओ। ये देखो, जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल लिया हुआ, यही सेम एग्जांपल हमने भी लिया था। बोलो, ये सब मुझे नहीं पता, बस तुम ये सोचो कि ये तुमको लिखना है। हाँ, तो जब भी आएगा तुम उसमें जितना ज़्यादा देखो, एक्सप्लेन करने के लिए तुम अपने लैंग्वेज में, जब तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो यू कैन एक्सप्लेन इट इन योर ओन लैंग्वेज, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा तुम किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। नहीं ना, हाउ कैन आई नो। ये देखो जैसे इस क्वेश्चन की अभी बात करते हैं, 7 सेंटीमीटर टॉलर वाली बात कर रहे थे ना, अब यहाँ पे इसकी वर्डिंग्स देखो, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज एक्स इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। तुम इससे कहीं बेटर ज्यादा इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और फिर आर इज नॉट सिमेट्रिक एज इफ एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। ये तो मैंने ही बोला था, यही सेम लैंग्वेज मैंने बोला था। और आर इज नॉट ट्रांजिटिव एज इफ एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई एंड वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, देन एक्स इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। यही बात हुई थी। बाकी ये सब देख ही लो, वाइफ वाला भी उसने क्या लैंग्वेज दिया, if x is a wife of y then y is husband not wife of x, यही बोला था। एंड ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव इट इज नॉट कंडक्टेड when y is a male and female, बात हो गई, वही हो गया। सेम फादर के लिए भी उसने वही बोला हुआ है, x is grandfather of y। आ गई बात समझ में। चलो अब यहाँ से आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब जरा यहाँ से देखना, उसने तुमको बोला है a कॉमा बी, अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही रख दे रहा हूं मैं, ठीक है, अब यहीं से देख लो थोड़ा सा, a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और वो बोल रहा है कि प्रूव दैट, ये तुम्हारे लिए आसान हो गया, इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, मतलब वो पहले ही बता दे रहा है कि ये कुछ भी नहीं आने वाला।
तो अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी की बात करें, पहले ये रिलेशन देख लो, a लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। कोई भी नंबर अगर लेते हो और उसका स्क्वायर कर देते हो और नंबर से जब कंपेयर करोगे तो कभी भी वो सेम नहीं होने वाला, खाली वन वन के केस में छोड़ के। बाकी सारे केस में क्या होगा, जैसे तुमने सेम नंबर अगर ले लिया, सपोज तुमने ले लिया 2, तो साइड में क्या लिखोगे, 3 लिया तो 9, तो कभी भी सेम नहीं होने वाला, हमेशा छोटा ही होने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पे उसने क्या लिखा देखो, फॉर रिफ्लेक्सिविटी ऑब्जर्व दैट 1/2 उसने लिया, 1/2 का स्क्वायर इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू ही बोला ना मैंने, तो फिर ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि सेम नंबर्स कभी भी स्क्वायर करने के बाद तो इक्वल होने ही नहीं है। अब सेकेंड सिमेट्रिसिटी के लिए उसने दो वैल्यू ली, -1 एंड 3। अब मुझे बताओ, -1 लेस देन 3 स्क्वायर है, उसने एक एग्जाम्पल लिया है -1 एंड 3, ठीक है। तो -1 और 3 का जब वो एग्जाम्पल ले रहा है तो ए किसको मान रहा है, -1 को, और बी किसको मान रहा है, 3 को। तुमको एग्जाम्पल लेते समय कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना, जो कंडीशन है। कंडीशन क्या है पहले समझो इसको, नहीं तो गलत कर दोगे पेपर में, या फिर यहाँ से तुमको बोरिंग भी लग सकता है। देखो ध्यान से, ए को -1 और बी को 3 लिया। कोई मुझे ये भी बोल सकता है कि सर आप ए को 3 ले लो, बी को -1 ले लो, मैं मना कैसे कर सकता हूँ उसको। लेकिन तुम्हें यहाँ पे एग्जाम्पल लेते समय ये कंडीशन को ध्यान में रख के एग्जाम्पल लेना है। मतलब तुमको ए को वो वैल्यू देनी है जो बी स्क्वायर से छोटी हो। तो मैंने एग्जाम्पल लिया, तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, तुम ऐसा भी कर सकते थे, ए को 1 ले लेते और बी को 2 ले लेते। तो अब बताओ क्या ए लेस देन बी स्क्वायर होगा, क्योंकि ए तो 1 है और 2 स्क्वायर कितना हो गया, 4, तो 1 इज लेस देन 4। अब इसको उल्टा करके देखो, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी के बाद जो सिमेट्रिसिटी होती है वो क्या बोलता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्या ऐसा होगा? अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब ए को कर दूं 2, मैंने बी को कर दूं 2 और ए को कर दूं 1, तो अब जरा रिलेशन देखो, क्योंकि तुमको तो क्या प्रूफ करना है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे तुमने उल्टा अगर कर दिया, मतलब ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा कर दिया, तो क्या ये रिलेशन बैठेगा फिर सही? नहीं बैठेगा ना। तो जैसे यहाँ पे उसने बोला -1 लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, बट 3 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, फिर तो उल्टा हो जाएगा, 3 ग्रेड बड़ा हो जाएगा, तो फिर ये सीधा हो गया नॉट सिमेट्रिक। और फिर उसी तरीके से ट्रांजिटिव के लिए एक और एग्जांपल ले लेना, जैसे उसने क्या किया, 2 - 3 लिया, फिर -3 1 लिया, तो क्या होना चाहिए था, 2 और 1 सही बैठना चाहिए था, बट वो नहीं बैठ रहा है सही। ये नहीं समझ में आ रहा, देखो इसको ए ले लो और इसको बी ले लो, क्या ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर है? इस कंडीशन के लिए पहले सोचो, ए क्या है, 2 है, बी का स्क्वायर करोगे 9 है, तो उससे तो छोटा ही है। अब यहाँ पे ये बी है और ये सी है, अब सोचो ये क्या हो रहा है, हाँ 9 1 से ज्यादा आ जा रहा है, तो 2 1 जब करने जाओगे तो वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा, है कि नहीं। 2 1 जब करो नहीं होगा तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका आंसर क्या हो गया, इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन 3, अब देखो ध्यान से, उसने तुमको बोला है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। और उसने क्या किया, क्या है यहाँ पे सेट क्या बनाया है, रिलेशन क्या है, a, b सच दैट b इक्वल्स टू a+1, और वो चाहता है कि तुम चेक करके बताओ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। तो तुमको तो पता ही है तुम्हारा सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6। हो जाएगा नहीं, करना है ना, पहले एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं बस, उसको करना कुछ नहीं है, बस एक बार देखते हुए चले जाओ। तो तुम्हारा जो रिलेशन है, जब तुम इसके हिसाब से सेट करोगे तो a वैल्यू लोगे यहाँ से, सबसे पहले लिया 1, तो b क्या बन जाएगा इसके लिए बताओ, 2। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 लिए तो 3 3 4 4 5 5 6। अब जब मैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करने जाऊंगा तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है बताओ? कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेम एलिमेंट दे रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए था ना, क्योंकि अगर तुम्हारा मेन ये है तो हर किसी के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होना चाहिए, नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या समझाया है कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो देखो उसने मना कर दिया होगा कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, 1 2 है, 2 3 है, तो क्या होना चाहिए था हमारे पास, 1 3 होना चाहिए था, है क्या? अच्छा 2 3 है, 3 4 है, तो क्या होना चाहिए था मेरे पास, 2 4। 3 4 है, 4 5 है, तो क्या होना चाहिए था, 4 5 है, 5 6 है, क्या होना चाहिए था, नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये कुछ भी नहीं है। आ गया समझ में? अब आ जाओ नेक्स्ट।
नेक्स्ट वाले में तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इन आर इन आर का मतलब है रियल नंबर की वो बात कर रहा है, और कंडीशन थोड़ा छोटा कर दिया, a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू b इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे वो बोल रहा है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ये कैसे, हाउ कम, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा हम लोग को। तो उसका जो भी उसने एग्जाम्पल लिया है उसी को एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं a लेस देन इक्वल्स टू a करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे फॉर एनी एलिमेंट, तो क्या लेना पड़ेगा, हम सपोज कर लो यहाँ पे ले लेते हैं 1, तो 1, 1, ठीक है। तो क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है? अब यहाँ पे तुम बोलोगे लेस देन थोड़ी ना, लेकिन इक्वल्स टू तो है। अगर 2 लेता हूं तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू तो है। अच्छा, तो ये पिछले बार में क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि वहां पे बी स्क्वायर था, ये ध्यान रखना, तो वो इसी वजह से नहीं हो रहा था। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव तुम्हारा बन गया। अच्छा, जब इसकी ट्रांजिटिविटी सिमेट्रिसिटी पे जाएंगे तो 2, 3 लिया अभी हमने। ए क्या है 2, बी क्या है 3, तो पहले तो 2 लेस देन 3 है या नहीं, पहले देख लो। लेकिन अगर तुम उल्टा कर दोगे 3 लेस देन 2 करने की कोशिश करोगे तो ये तो नहीं हो सकता ना, तो नॉट पॉसिबल, तो सिमेट्रिक नहीं है। अब इसी तरह से ट्रांजिटिविटी को चेक करो, इसी को कंटिन्यू कर लो। 2, 3 है, आगे ले लो 3, 4, तो बताओ क्या 2, 4 होगा? अरे क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अरे 2 लेस देन 3 है, 3 लेस देन 4 है, तो 2 लेस देन 4 तो होना ही होना है। तो इसीलिए लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब बताओ कुछ, हाँ नहीं नहीं पता है क्या है, ये 5th भी ऐसे ही है, लेकिन उसको एक बार देखते हुए चले जाओ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो उसने बोला है, देखो यहाँ पे आ गया बी क्यूब फिर से, तो उसने बोला है चेक वेदर द रिलेशन ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहले वाला केस नहीं, उसने देखो रिफ्लेक्सिव को मना कर दिया ना, क्योंकि लेस देन हो गया, 1/8 हो गया ये। हाँ, दूसरे वाले भी नहीं होगा और तीसरा वाला भी नहीं होगा। तो ये अपने वर्डिंग्स में लिख पाओगे इसको, या फिर यही मैं शेयर कर दूंगा, इसी का वर्डिंग्स को थोड़ा कॉपी पेस्ट करना और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ से फिर अब थोड़े से दूसरे तरीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। दिख रहा है कुछ? यहाँ से देख लो ना, यहाँ सब कुछ तो है, क्या हो गया तुम लोग? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, देखो ये टाइम वेस्ट हो जा रहा है, थोड़ा सा उधर जाना। 1, 2, 3 पे तुमको देखना है, उसमें 2 वैल्यूज लिख दिए हैं तुम्हारे सामने, 1, 2 एंड 2, 1। थोड़ा सा प्रिंटिंग देख लेना, 1, 2 एंड 2, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। वो बोलता है कि इट इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। आई थिंक इट इज क्वाइट डन, क्योंकि 1, 2 है और 2, 1 है तो सिमेट्रिक तो होगा ही होगा। क्या हमारे पास 1, 1, 2, 2, 3, 3 है? उसने लिखा भी यही है, इट इज सीन दैट 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और साथ ही साथ तुम ये भी देख रहे हो कि 1, 2 है, 2, 3 नहीं है, जिसकी वजह से 1, 3 होना चाहिए था। तो उसने वही एग्जांपल ले लिया है कि 1, 2 है, 2, 1 है, लेकिन 1, 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये क्या हुआ फिर, खाली सिमेट्रिक। अब आ जाओ इधर, इसको थोड़ा सा खुद से सोचो क्या होने वाला है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। और ये क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस मैंने क्या बोला था, जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सब हो जाए। सॉल्यूशन को मत देखो, अब सोचो ये बुक है, ये लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, अब इसको लेके अगर तुम मिरर के सामने रख देते हो तो सेम पेजेस तो होने ही होने। अब तुम्हारा दूसरा वाला बुक दे दो, अब मैं बोलता हूं कि ये x है और ये y है, दूसरी वाली बुक तुम्हारी y है। अगर x एंड y के नंबर ऑफ पेजेस सेम है तो y और x के भी नंबर ऑफ पेजेस सेम ही होंगे। और एक तीसरी बुक अगर मैं वहां से उठा लूं और मैं बोलूं कि इसके और इसके नंबर ऑफ पेजेस सेम है और उसके नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो फर्स्ट सेम होंगे। तो देख लो, यही चीज उसने अपने लैंग्वेज में लिखा, बस इस लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक बार तुम लोग पढ़ोगे खुद से, पहला क्वेश्चन है जो मैं तुम लोग को पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, खुद से पढ़ो और देख के बताओ कि इस तरह से तुम क्वेश्चंस को लिख पाओगे। एक बार आराम से पढ़ लेना, क्योंकि ये चैप्टर तुम लोग को और दोबारा ये वाला एक्सरसाइज करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी अगर तुम अभी आज कर लेते हो। यू डोंट हैव टू रिवाइज इवन, बस तुमको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, जस्ट सीधा राइटिंग पार्ट उसको अच्छे से देख लो, क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा थोड़ी देर में ये चैप्टर। एक्सरसाइज में कुछ रखा हुआ नहीं है, एक्सरसाइज में कह रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। डन है, लिख लोगे इस तरह के वर्डिंग्स के साथ में। मैं ये शेयर कर दूंगा, ये पीडीएफ तुम लोगों को शेयर कर दूंगा, और कुछ नहीं कर सकता इससे ज़्यादा मैंने पहले ही बोल दिया था इस चैप्टर के बारे में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। अब जरा इस क्वेश्चन को रीड करेंगे।
शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, सेट उसने डिफाइन कर दिया है 1 2 3 4 5, और रिलेशन है क्या, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए एंड बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। वो चाहता है कि तुम इसको प्रूफ करो इक्विवेलेंस है। एक बार ये हो जाएगा तो फिर वो जो दूसरा पार्ट है उसके बाद में जाएंगे। आप सब जल्दी से आओ। ये है तुम्हारा सेट ए और बी। तो ऐसे नंबर्स लो जिनको माइनस करने के बाद, मॉडुलस लेने के बाद इवन नंबर आ जाए। तो अगर तुम सेम नंबर ले रहे हो, सेम नंबर ही लेते हैं ना रिफ्लेक्सिव के लिए, जैसे ये है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो अगर मैं 1 माइनस 1 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 0, दैट इज इवन। 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0 4, तो ये हमेशा ही 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन ए माइनस बी मॉडुलस में इज एन इवन नंबर, इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक के लिए तुम्हें क्या करना है, कोई भी ऐसी दो वैल्यूज को पिक करो जो कि डिफरेंस लेने के बाद तुमको, मॉडुलस लेने के बाद इवन नंबर दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 3 ले लिया, क्या 1 माइनस 3 मॉडुलस लेने के बाद तुमको 2 देगा, विच इज एन इवन नंबर। अगर तुम 2 4 लेते तो भी होता, 3 5 लेते तो भी होता, अगर तुम इसको उल्टा कर देते तो होता, होता बिल्कुल होता। तो इसका मतलब है कि सिमेट्रिक है। अब सीधा हो, 1 3 ले लो, 1 माइनस 3 का मॉडुलस 2 होगा। 3 और 5 ले लो, 3 माइनस 5 का मॉडुलस भी 2 होगा। अब बताओ 1 और 5 क्यों नहीं, 1 5 का देखो ना, नहीं होगा या नहीं वो चेक कर लो। 1 माइनस 5 का मॉडुलस क्या होगा, 4, तो इवन ही तो है, इवन लाना है ना। अब चेक करो इसकी राइटिंग क्या है, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए उसने क्या किया, दोनों वैल्यूज सेम कर दिए। तो a माइनस ए क्या होगा मॉडुलस लेने के बाद 0, दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव। अब a माइनस बी इज इवन, माइनस करके अगर b माइनस ए करेंगे तो वो मॉडुलस से जब बाहर निकलेगा तो इवन बनना ही बनना है। या तो तुम लैंग्वेज में लिख लो, एग्जांपल ले लो। अब वो बोल रहा है a माइनस बी इज इवन, b माइनस सी इज इवन, तो जब तुम a माइनस सी देखोगे तो दैट इज नथिंग बट a माइनस बी प्लस b माइनस सी, सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन, दैट्स व्हाई वो भी तुम्हारा। अब इसका सेकंड पार्ट में आओ, show that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। ये थोड़ा हैवी हो रहा होगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं 1 3 5 को लेके पेयरिंग करूं, 1 3 डिफरेंस लो, 3 5 1 5, क्या ये सारे ही केस में ये इवन नंबर दे रहा है तुमको? तो इसका मतलब है कि पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया, ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर दिस पर्टिकुलर केस। अब जरा वहां से 2 4 को पकड़ो, 2 माइनस 4 2, मॉडुलस लेने के बाद अब अगर मैं एक यहां से लूं और एक उस वाले से लूं तो पॉसिबल होगा? वही वो चाहता है कि तुम प्रूफ करो कि नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। सपोज 1 को 2 के साथ पेयर कर रहे हैं तो 1 माइनस 2 क्या देगा हमें मॉडुलस लेने के बाद, विच इज नॉट इवन। 1 को 4 के साथ ले लो, 3 को 2 के साथ ले लो, 3 को 4 के साथ ले लो, 5 को 2 के साथ ले लो, 5 को 4 के साथ, तो सारे करके देख लिया मैंने, हिट एंड ट्रायल। तो इसका मतलब है कि वो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे उसने यही लिखा होगा, जो उसने लिखा है और जो तुम बोल रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको सिर्फ इंग्लिश में लिखना है, दैट्स इट। देखो मैं जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, all elements of set 1 3 5 are related to each other as all the elements of this set are odd, so the modulus of the difference between any two elements will be even। कोई भी दो ऑड नंबर ले लो, पहले तो कोई भी दो ऑड नंबर लो, 5 and 7, जब तुम इसका डिफरेंस लोगे और उसका मॉडुलस लगाओगे तो वो हमेशा इवन नंबर होगा। और यहाँ पे उसने जो भी नंबर्स लिए हैं सारे के सारे ऑड हैं, 1 3 5। तो तुम चाहो तो उसको इस सेंटेंस में दिखा सकते हो या फिर 1 माइनस 3 3 माइनस 5 1 माइनस 5 करके दिखा दो, और फिर 2 and 4। सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 2 and 4 आर रिलेटेड टू each other as all the elements of this set are even, modulus of difference of between any two even numbers will be always even। लेकिन अगर तुम 1 3 5 को उससे रिप्ले ये कर रहे हो, देखो उसने लिखा है कि वहां पे इवन नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9। अब इस बार तुम्हारे सेट को उसने फिर चेंज करके क्या ले लिया है, 0 से लेके 12 तक, इंक्लूडिंग 0 and 12। और वो क्या चाहता है, फर्स्ट पार्ट में तुम ये प्रूफ करो कि a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। पहले तो ये बताओ ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जिसको अगर मैं a और b बनाऊं तो वो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएंगे। सुनो सुनो, पहले मैं सारे एलिमेंट्स लिख देता हूँ, इसका थोड़ा वर्किंग हम लोग दिखा देते हैं। नहीं नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं, पहले एलिमेंट्स तो लिखो, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे जल्दी जल्दी बताओ। सारे सारे ए के एलिमेंट्स लिखते हैं यहाँ पे, 0 से लेके 12 तक सारे लिखने पड़ेंगे, 9 10 11 12। ठीक है, ये लिख दो, ये लिखना जरूरी है। अब
अगर मैं सेम वैल्यूज को ले लेता हूं, अब इसको जरा अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। सेम वैल्यूज मतलब 0 0, तो 0 माइनस 0 मॉडुलस अगर लगाया क्या आएगा 0। अब मैं तुमसे पूछता हूँ क्या 0 मल्टीपल ऑफ 4 है, तुम बोलोगे नहीं है, बोल रहे हो ना। लेकिन मैं तुमको बताऊं 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि तुम किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा। जैसे हम टेबल लिखते हैं, क्या होता है 2 का टेबल, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 व्हाट इज 2 0 जार, तो 2 के टेबल में 0 आ रहा है ना, हर नंबर के टेबल में 0 आता है। बात समझ में आई। तो इसका मतलब है देखो उसने यही चीज लिखा है यहाँ पे, a माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। आगे बात समझ में। अब वहां से मुझे कुछ ऐसे नंबर्स पिक करके बताओ जिनका डिफरेंस लेने पे वो 4 का मल्टीपल बनेगा। जैसे ऑर्डर में लो ना, देखो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ 0 और 4, चलेगा ये। और बताओ 1 के साथ किसी को ले सकता हूँ, बोलो। 1 के साथ 4 को बिल्कुल नहीं लूंगा, 1 के साथ 5 लूंगा। 2 के साथ किसको लूं, अरे 6 को लो भाई। 10 कैसे लोगे, वो बाद में लेंगे, पहले ही बता। अभी 4 4 7 को ले ले, हाँ 9 को नहीं 8 को, हाँ 5 के साथ 9 को ले लो, 6 के साथ 10 को ले लो, 7 के साथ 11 के ले लो, 8 के साथ 12 को ले लो। ये मैंने कुछ दिखाए हैं, और भी बनेंगे इसके अंदर, क्यों नहीं बनेंगे बताओ। और बताओ एक तुम लोग बताओ। नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ सो दैट अगर कभी तुम्हें जरूरत पड़े। अब देखो उसने इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखी है, यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था। अब रिफ्लेक्सिव को चेक कर चुके हो, सिमेट्रिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब वहां पे अगर तुम ये लिख रहे हो ना, तो वहां पे कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर पकड़ो पहले, इसमें से 1 5 को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी को तुमने क्या वैल्यू असाइन किया, A1 B5। तो रिलेशन अकॉर्डिंग टू रिलेशन A माइनस बी मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 4 मॉडुलस लेने के बाद 4 आ रहा है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 5 1 कर दूं, तो क्या 5 माइनस 1 भी तुमको 4 ही देगा, तो इसका मतलब है कि सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के लिए तुम्हें क्या करना है, जैसे 1 5 ले ली, हो रहा है देख लो पहले, 1 5 है, 5 9 है, तो 1 9 भी है। बस यही बात को तो प्रूफ करना था। आ गया समझ में। ओए, नहीं नहीं, मार मार के ना मुंह उड़ा दूंगा मैं। हाँ ये देख रहे हो वर्किंग उसमें कितना लिखा हुआ है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। ये रुक जा, 16 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। खुद बनाओगे कैसे, कैसे बताओ। लेट। चलो यस, अब बताओ। मुझे एक एग्जांपल देखो, जो मुझे ही नहीं आता तुम कैसे बोल रहा है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच आर सिमेट्रिक बट नाइदर इफ। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, कोशिश करना नंबर्स के फॉर्म में लेने का, दैट विल बी मोर मीनिंगफुल फॉर यू। तुम ले क्यों नहीं सकते, बिल्कुल ले सकते हो। क्या लेना चाहते हो बोलो, नंबर रियल लाइफ से ले लो। तुमको एक ऐसा रिलेशन बताना है जो सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं नहीं, वो सब ऐसे थोड़ी ना ले पाओगे। तो मुझे एग्जांपल दो। वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो कुछ भी नहीं था ना, तो वो तो फंस जाओगे। अगर वो पूछा होता कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तब वो बात बन जाती। अभी क्या होगा, जिस क्वेश्चन में तुम क्विट कर रहे थे वही क्वेश्चन में अभी फंस गए हो, यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा। हाँ क्विट नहीं करना है ना। देखो तुम्हारे लिए भी हार्ड है, मेरे लिए भी हार्ड है ये एक्सरसाइज में, तभी तो इतने दिन से इसको प्रोकास्टिनेट कर रहा था ना कि अबे यार बोरिंग है ये एक्सरसाइज, लेकिन आज जब जरूरत पड़ रही है तो करना पड़ेगा। इवन कल फंक्शन भी ऐसे ही कुछ है। अब जल्दी से बताओ, कोई ऐसा रिलेशन बताओ जो कि सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट दैट, फिर हम लोग आंसर्स को भी देख लेंगे क्या दिया उसमें। तो एग्जाम्पल कुछ भी तो याद नहीं, अभी क्रिएट कर लो ना, इतनी सारी चीजें पढ़ी है, अभी क्रिएट कर लो। मतलब सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होगा। थिंक अबाउट दैट। हम्म अभी क्या हो गया, अभी किसने कीड़ा डाला हुआ है, जल्दी करो ना। हाँ करने दे। नहीं नहीं सोच, तू भी सोच, क्यों नहीं सोच रहा, तू भी तो बैठा है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, अभी तक जब तक बता रहा था तू तो चल रहा था, अभी जब अचानक रोक दिया तो बोल रहे हो नहीं मेरा दिमाग नहीं चल रहा। चलो अभी बोलो जल्दी। हम्म देखो हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ठीक है। हम ऐसा एक सेट बना लेते हैं।
देखो सपोज फर्स्ट वाले के लिए हम लोग आंसर लिखना चाहते हैं, तो हम लोग एक यहाँ पे रिलेशन बना लेते हैं जिसको हमें सिमेट्रिक रखना है। तो यहाँ पे लिख लो 1 2 2 3 एंड दैट्स इट। अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, चाहते थे नहीं हो। सिमेट्रिक है? हाँ। अब ट्रांजिटिव? नहीं। बन गया तुम्हारा रिलेशन। रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है क्यों? क्योंकि 1 2 के साथ 2 1 है। तुम इवन चाहो तो इसके नीचे 3 2 लिख लो। अब हो गया सिमेट्रिक पूरी तरह से। लेकिन ट्रांजिटिव है क्या? देखो कैसे, 1 2 है, 2 3 है, 1 2 है, 2 1 है, 1 1 नहीं है, ऐसे करके। अच्छा अब बताओ ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। हम्म, बोलो। हाँ बस ट्रांजिटिव होना चाहिए। हाँ और फिर 1 3 लिख दो। अब चेक कर लो ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, हो गया। रिफ्लेक्सिव है, आप बोलो ना। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, बट इतना आसान नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, बोलो। हम्म 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है। अब सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। नहीं अभी तो बीच में ये भी ना, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नहीं नहीं, तीन ही हुए हैं ना अभी ऊपर से। पहले सिमेट्रिक हुआ था, ये रहा पहले, ये इसका आंसर है। उसके बाद सेकंड ट्रांजिटिव वाला, ये रहा उसका आंसर। तीसरा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये रहा। अब आओ इधर, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। पहले तो तुमको 1 1 लिखना पड़ेगा, फिर 2 2 लिखना पड़ेगा, फिर 3 3 लिखना पड़ेगा। उसके बाद तुम जो भी चाहो कर सकते हो। बोलो। तुम्हें रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव दिखाना है तो फिर 1 3 भी तो लिखना पड़ेगा, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ लो ठीक है, जो बोल रहे हो सही है, उसी को कंटिन्यू कर लो। 1 2 2 1 2 3 1 3। अब देखो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, पहले रिफ्लेक्सिव को चेक कर लो, सिमेट्रिक को चेक कर लो। 1 2 है, 2 1 है, तो सिमेट्रिक हो गया। 1 2 है, 2 3 है और 1 3 है, तो ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके 1 1 2 2 3 3 सेम हो गया। अब इसका एक बार आंसर चेक करेंगे, उसने क्या एग्जाम्पल दिया। सबसे पहले तो उसने लिया है 5 6 7, किसके लिए? सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्टिव। उसमें से एक सेट बनाया 5 6 6 5, ठीक है। ये 5 6 6 5 5 6 6 5 क्या बता रहा है कि ये सिमेट्रिक है, लेकिन बाकी तो और कुछ लिया ही नहीं उसने ना। 5 5 6 6 7 7 नहीं है तुम्हारा, और ना ही 5 6 के साथ 6 7 करके है। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल लेके तुम कर रहे हो ये, हाँ वो पीडीएफ में वो शेयर कर दो, ये तो वही सेम आ गया, रुक जाए उसके। हाँ अब ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो ये सब क्वेश्चन अब थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं क्योंकि ये थ्योरी वाले क्वेश्चन सब आ रहे हैं। एक सेकंड इसको, नहीं नहीं कल हम लोग को फंक्शंस करने हैं, इसको खत्म कर लो ना। वाई यू आर सेंडिंग, देखो उतना बोरिंग नहीं है, तुम एक बार बस उसको रीड कर लो जल्दी जल्दी। अब मैं यहाँ से ये नहीं कर रहा ना, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन अगर एक्सप्लेन नहीं करूंगा कल कोई क्वेश्चन आएगा तुम छोड़ के आओगे, मुझे पता है। तो देर इज नो अदर अल्टरनेटिव ना हमारे पास। और अच्छा और कोई तरीका है तो सजेस्ट करो हाउ टू डू दिस। हाँ हाँ वही क्वेश्चन को अब अभी तो तुम खुद ही समझ सकते हो उसने क्या बोला हुआ है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, और आर क्या है? पी और क्यू, एक पॉइंट ले लिया उसने। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन। मतलब दो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू,
पॉइंट पी का डिस्टेंस ओरिजिन से उतना ही है जितना पॉइंट क्यू का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। अब वो चाहता है कि तुम ये प्रूफ करो कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक सेकेंड, अब इसमें क्या लिखा है पहले देखो। दो पॉइंट अगर तुम सेम ले लेते हो पी पी, तो ओरिजिन से फर्स्ट पॉइंट जिसको तुम सेम कह रहे हो दूसरे पॉइंट के साथ में, तो दोनों का डिस्टेंस तो सेम होना ही होना है ना। मान लो ये है तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन। इसमें ना एक प्रॉब्लम क्या है ना कि इसका ना पेन वो वहां से लेने के बाद ही करता है। देखो मान लो ये है तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन, तुमने एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट है सपोज x, y। तो जब तुम इसको इससे नाप रहे हो, दूसरा पॉइंट भी तुम्हारा P है, तो वो भी तो x, y ही है ना। तो ये दोनों के डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो सेम ही रहेगा। तो उसने वही लिखा है क्लियरली P, P बिलोंग्स टू R सिंस द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। हाँ, सिमेट्रिक के लिए अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं Q और यहाँ पे लिख दूं कुछ भी x, y की जगह लिख दूं A और B, तो अगर P का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है और Q का डिस्टेंस भी ओरिजिन से सेम है, तो फिर उल्टा वाला भी सेम होगा। जैसे इसने यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका उल्टा मतलब डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। अब अगर मैं R भी लाता हूं तो अगर वही सेम बात बोलूं तो वो चीज समझ में आ जाएगी। P का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन Q के डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन से सेम है और Q का डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन R के डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन से सेम है, तो P और R का जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा वो सेम होगा। तो खत्म हो गया, वो ट्रांजिटिव है। अच्छा, इसका एक सेकंड पॉइंट क्या है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। अब ये वही बच्चा समझ सकता है जो पिछले साल सर्कल चैप्टर किया हुआ है। वो तुमको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, नहीं बे पिछले साल भी था कोनिक सेक्शन के अंदर में, ठीक। हाँ, तो वो क्यों भूल रहे हो, देखो अभी ध्यान से समझो। हाँ देखो यार, वो तो कर दिया। उसके बाद देखो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P विच इज नॉट इक्वल्स टू 0,0, मतलब ओरिजिन को छोड़ के कोई भी पॉइंट अगर लेते हो हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। मतलब अब ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा हैवी हो रहा होगा, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, अब इसको छोड़ भी नहीं सकते ना। देखो ओरिजिन को छोड़ के कोई भी पॉइंट अगर तुम ले रहे हो और उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर सेम है, तो ये कब हो सकता है, जब वो पॉइंट कहाँ पे हो, सर्कल के ऊपर हो। ओरिजिन को छोड़ के कोई भी पॉइंट ले रहे हो जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से तुमने सेम रखा है, तो वो हमेशा किसको डिफाइन करेगा, सर्कल को। ये वो कहने की कोशिश कर रहा है। उसी बात को उसने लिखा है, एक बार बस पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P नॉट इक्वल्स टू ओरिजिन, 0,0 ओरिजिन के लिए होता है, विल बी दोज पॉइंट्स whose distance from origin is same as the distance of point P from origin. In other words, 0,0 is the origin and OP equals to K, then the set of all points related to, इसमें उसने बोल दिया it forms a circle, यहाँ पे लिखा है ना, with the center as origin and this circle passes through point P. अच्छा, इसके बाद वाला जो है ये भी हमने एग्जाम्पल में कर लिया था, सिमिलर वाला जो है, याद है सिमिलर के लिए। अच्छा एक चीज और याद रखना, सिमिलर ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं, कुछ याद, सिमिलर ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं एक बार बता दो, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत है। वो तो तुम समझ गए, सिमिलर किसको बोलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कन्ग्रुएंट में क्या फर्क है। एक कन्ग्रुएंट है और एक सिमिलर है, दोनों में डिफरेंस। यू कैन से एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है। सिमिलर दिखने का मतलब क्या है, हाँ हाँ, 2, 3, 4 को लेकर ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, मैं देता हूँ एक एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल दे देता हूँ जिसको तुम आराम से रिलेट कर लो। 3, 4, 5 हो सकता है, अब उसके बदले में ले लो 6, 8, 10 सिमिलर होंगे, क्योंकि 3/6, 4/8 और 5/10 इसका रेशियो, एंगल को छोड़ दो, रेशियो ऑफ द साइड्स मस्ट बी इक्वल, एंगल्स मस्ट बी इक्वल, क्योंकि अगर रेशियो ऑफ द साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे, अब इसको जरा ध्यान से समझ लेना, दैट इज अगेन ए प्रोबेबल क्वेश्चन। वो तुमको बोल रहा है कि दो ट्रायंगल्स है T1 एंड T2 एंड T1 इज सिमिलर टू T2, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अब वो तुमको क्या बोल रहा है कि कंसीडर ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स हुज साइड्स आर 3, 4 एंड 5, उसका नाम ले लो T1, और एक और ट्रायंगल है T2, उसके साइड्स हैं 5, 12 एंड 13, और एक और है T3 जो है 6, 8 एंड 10। अब तुम मुझे बताओ कि इनमें से T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड और नॉट। अब इसमें से तुम किसको सिमिलर बोलने वाले हो, जल्दी से बताना। हाँ, वही वो पूछा है उसने।
बताओ किसका रेशियो ऑफ द साइड्स इक्वल आ रहा है। देखो T1 के साइड्स मिल गए 3 4 5, T2 के 5 12 13 है और इसके T3 के 6 8 10 है। हाँ अब बोलो कौन सा इसमें से यू कैन रिलेट विद दिस क्वेश्चन कि वो सिमिलर है। 3/12। अरे हर साइड का रेशियो दूसरे के रेशियो के साथ में इक्वल होना चाहिए ना। ये तो तुम आराम से मुझे बोल देते कि 3 4 5 और 6 8 10 होगा। क्यों 3/6 4/8 और 5/10, क्या ये तीनों का रेशियो 1/2 के इक्वल है? यही तो तुम कह रहे थे कि उनका रेशियो सेम होना चाहिए। इफ यू आर टेकिंग 3/5 4/12 और 5/13, इनके तो रेशियो कभी सेम हो ही नहीं सकते। या फिर अगर तुम ले रहे हो 5/6 12/8 एंड 13/10, तब भी रेशियो सेम नहीं होगा। तो तुमको यही आइडेंटिफाई करना है कि अकॉर्डिंग टू दिस किसके रेशियो सेम है। यही चीज उसने लास्ट में लिखी है। वी कैन ऑब्जर्व दैट 3/6 4/8 एंड 5/10 ऑल आर इक्वल्स टू 1/2, और इसलिए वहां पे उसने लिखा होगा कि वो सिमिलर है। Therefore, the corresponding sides of triangle T1 and T3 are in the same ratio. T1 is similar to T3 and T1 is related to T3. आया? बस थोड़ा सा और अब यहाँ पे आ जाओ। P1 and P2 have same number of sides. Same number of sides मतलब इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। तो उसने क्या बोला, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बताओ ये हो सकता है? कोई भी फिगर ले लो जिसके नंबर ऑफ साइड्स अगर सेम है। रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे प्रूव करोगे? एक फिगर है जिसके 4 साइड है, मिरर के सामने रखोगे तो 4 ही दिखेंगे। अब 2 फिगर ले लिया, दोनों के साइड सेम है। रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल की बात नहीं हो रही है। रेक्टेंगल के नंबर ऑफ साइड स्क्वायर के नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर के नंबर ऑफ साइड्स रेक्टेंगल के नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल होंगे। अच्छा ट्रेपीजियम भी ले आते हैं। रेक्टेंगल के नंबर ऑफ साइड्स स्क्वायर के नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल है, स्क्वायर के नंबर ऑफ साइड्स ट्रेपीजियम के नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल है। तो रेक्टेंगल, और नीचे क्या लिखा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 3 4 एंड 5। तो कोई भी ट्रायंगल हो सकता है इस केस में, तो ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स यू कैन से। यहाँ पे देखें इसका आंसर उसने लास्ट में क्या किया हुआ है। हाँ, ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्रायंगल टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ये पैरेलल वाला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, उसने पूछा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो हमने पिछले साल डिस्कस किया था कि जब कोई लाइन दूसरे के साथ पैरेलल होती है तो उसका स्लोप सेम होता है। ये 2 जो है स्लोप का काम कर रहा है। तो इसका जब तुम आंसर लिखोगे तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा, ये दोनों को तुम चेंज नहीं कर सकते, y इक्वल्स टू 2x प्लस k कर देना। याद है कुछ बताया था, स्लोप सेम होने चाहिए, क्योंकि उसने लास्ट लाइन में ना ये चीज लिखी होगी, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4m, y इक्वल्स टू 2x प्लस c। और कौन सा रह गया? हाँ, ये जरा जल्दी से देख के बताओ, ये मल्टीपल वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा रिलेशन है? मेन सेट है 1 2 3 4, उसके अंदर से ये निकाला है उसने, कौन कौन सा? पहले रिफ्लेक्सिव चेक किया जाता है। फर्स्ट यू चेक रिफ्लेक्सिविटी, हाउ? बताओ कैसे? एक सेकंड यार, ये पूरा क्लास बर्बाद करने के चक्कर में हो क्या? व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट रिफ्लेक्सिविटी, क्या बताया था रिफ्लेक्स? हाँ, तुमको सारे एलिमेंट्स के उस तरह की इमेज दिखनी चाहिए, अगर एक भी छूट गया तो नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। 1 1 है, 2 2 है, तो ये रिफ्लेक्सिव पक्का है। सिमेट्रिक के लिए अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था, नहीं है। 2 2 है तो 2 2 तो होगा ही नहीं। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए था। 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए। सिमेट्रिक ये नहीं है। ट्रांजिटिव चेक कर लो जल्दी से, बताओ ट्रांजिटिव चेक करने में तुम उस्ताद हो, चेक करो जल्दी से, क्या ये ट्रांजिटिव है? एक बार जल्दी कैसे दिखाओ। 1 3 3 2 के अलावा तीसरा भी तो होना चाहिए, खाली 1 3 3 1 2 ये रहा। हाँ, तो ये क्या हुआ फिर? रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं। बी ऑप्शन। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको भी जल्दी ये सब एक्सप्लेन किया होगा। हाँ, ये देख लेना जरा। आर इज द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 2। ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं। और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 6। अब जल्दी से बताओ 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? बी ग्रेटर देन 6 लेना है ना, बी ग्रेटर देन 6 लेना है ना, तो यहाँ पे लोगे सपोज 7। हाँ, तो क्या होना चाहिए? 5,7। और अगर तुम यहाँ पे 8 लेते हो तो 6। तो अब देखो 6,8 वाला ऑप्शन कहीं है क्या? कहाँ पे? सी। आगे आंसर यही। ठीक है, चलो जाओ, ये मैं शेयर कर दूंगा।